Okay, so in previous lectures, we have discussed about significance, importance, and the different terms of phylogenetic tree. Okay, so now in this lecture, we are going to discuss some uh, basic steps that are included in phylogenetic tree analysis. Okay, so the first step is इस स्लाइड के अंदर हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किए हैं और यहाँ से आगे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हमने जस्ट कुछ सीक्वेंस लाइन करके हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्लिक किया हो गया, बट बैकग्राउंड में जो एनालिसिस स्टेप्स हैं, बैकग्राउंड में एल्गोरिदम्स के अंदर जो स्टेप्स हो रहा है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक दो स्टेप्स के बारे में। ओके, सो इनको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, वो इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पे एक और पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मज़ीद आप क्लेरिफिकेशन के लिए आप इस रिव्यू आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेप वाइज फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन बताई गई है। सो द फर्स्ट स्टेप इज पेयर वाइज अलाइनमेंट। जब भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है किसी भी मॉडल के अंदर हो, सबसे पहले पेयर वाइज अलाइनमेंट होती है। पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या चीज़ है? अगर आपके पास मोर देन 2 सीक्वेंसेस हैं तो सबसे पहले वो सारे के सारे सीक्वेंस आपस में पेयर वाइज अलाइनमेंट होती है उनकी। पेयर वाइज अलाइनमेंट कैसे करेंगे? इन सर थ्योरी पार्ट वी हैव बोस ऑलरेडी, ईबीआई। यस, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके ज़रिए हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं पेयर वाइज अलाइनमेंट। और पेयर वाइज अलाइनमेंट के बाद उनके दरमियान डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जाता है कि सिमिलरिटी कितनी है या डिससिमिलरिटी कितनी है। जब हम डिस्टेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डिस्टेंस मींस, सिंपल वर्डिंग में अगर डिस्टेंस का क्या मतलब है, कोई एक इसको सिंपल वर्डिंग में क्या कह सकते हैं डिस्टेंस को? सिंपल डिस्टेंस, फासला। फासला। यस, फासला। ठीक है, डिस्टेंस मैट्रिक्स के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई दो जीन्स के दरमियान कितनी दूरी है या कितना कितना क्लोजनेस है, ये चीज़ हम बताते हैं मैट्रिक्स के ज़रिए। सो मैट्रिक्स जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ए बी सी, दीज आर थ्री जीन्स। ओके, लेट मी enlarge this file. ओके, यहाँ पे देखिए ए बी सी तीन जीन है, तो जब अगर आपके पास थ्री जीन है तो वो 3 × 3 मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स के बारे में आइडिया है, आप लोग पढ़ चुके होंगे एफएससी में या मैट्रिक में आप लोग पढ़ के आए होंगे। मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक कॉलम और रो दैट्स कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रोज, ऐसा ही है। और उनके दरमियान कोई कैलकुलेशन हो के एक वैल्यू आती है। सो डिस्टेंस मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि ए बी सी अगर आपके पास थ्री जीन्स हैं तो इसी थ्री जीन्स को आप एक्स एक्सेस के ऊपर भी रखते हैं और इसी थ्री जीन्स को आप वाई एक्सेस के ऊपर भी रखते हैं। या अगर आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कॉलम में भी रखते हैं आप, और इनको रोज की फॉर्म में भी रखते हैं। ये आपके रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ए और ए जीन, यू नो, बहुत आर सिमिलर जीन, एक ही जीन है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? ज़ीरो है। ज़ीरो मीन्स नो डिस्टेंस, 100% सिमिलर। ठीक है, सो देन ए वर्सेस बी, यस सर। ए और बी के दरमियान हम एक्चुअली इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो पेयर वाइज अलाइनमेंट की बेस पर स्कोरिंग दे रहे हैं। ए बी के साथ हैं, ए सी के साथ भी हैं, फिर बी बी के साथ भी हैं, बी सी के साथ भी हैं, सी ए के साथ भी हैं, बी के साथ भी हैं, सी के साथ हैं। ठीक है, सो वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस वैल्यू मैट्रिक्स।
सो दिस डिस्टेंस मैट्रिक्स, इस ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेने के लिए बैकग्राउंड में हर सीक्वेंस के ऊपर अगर आप डिस्टेंस मैट्रिक्स यहाँ बैकग्राउंड में इस तरीके से वैल्यू आती हैं। मैं जरा दिखा दूं कोई एक सिंपल वैल्यू जो ये भी हैं, देखें डिफरेंट वैल्यूज जो आपको आ रही हैं, और इसमें के अंदर शायद ज़्यादा बेहतर हो। जी ओ इज इक्वल टू -2 है, और जी ओ इज इक्वल टू -6 है, जी ओ इज इक्वल टू -10 है। सो इसी तरीके से ये एक मैं एक मैट्रिक्स ढूंढ रहा हूँ जो मुझे एक्यूरेट मिले, जो जिसके अंदर वैल्यूज मेंशन हो। सीक्वेंस की बेस पे होना चाहिए। स्टेप 1 SP 1 2 3 4 अगेन सेम 3 है, यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा ही किया है। ये डिस्टेंस मैट्रिक्स इसमें भी वैसा किया है। 1 को 1 के साथ कंपेयर किया और एक वैल्यू दी है। तो बैकग्राउंड में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर हमें नहीं मिलता तो इट्स ओके। बैकग्राउंड में ये ए हैं, तो हमारे यहाँ पे सिंपल आपको लग रहा है कि दिस इज ए, एक्चुअली दिस इज अ जीन नेम। ये एक जीन नेम है, और इस जीन के अंदर लॉन्ग फ्रैगमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स या आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूस होता है। ऐसा ही है, ए को आप ए के साथ अलाइन करते हैं, उसके बाद मैचेस, मिसमैच, गैप्स, गैप्स ओपनिंग, गैप्स एक्सटेंशन और गैप्स एंडिंग, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास वैल्यूज आती है, डिस्टेंस वैल्यू। मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे है ये सिंपल डिस्टेंस मैट्रिक्स है, और इसमें इन्होंने कैलकुलेट किया है। सो ए के दरमियान डिस्टेंस, यू नो बोथ जीन्स आर सिमिलर एंड आइडेंटिकल, Yes, sir. Zero so the distance. value will be So 0। तो इसी हिसाब 100% से similarity. ए बी के साथ इन सब से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू मींस मोस्ट सिमिलर जीन। तो कौन सा है? A 0.23 or है, C. सी और बी के दरमियान मोस्ट सिमिलर है। Yes, सो sir. बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर है, अगर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है वो एक दूसरे से क्लोज है। ठीक है, अगर आप इस फिगर को भी देखते हैं तो फिगर के अंदर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन है। बी सी के दरमियान डिस्टेंस क्या है? 0.23, और ए सी के दरमियान 0.45। सो ए बी के दरमियान 0.25। अगर मैं इसकी एक फालोजेनेटिक ट्री बना दूं, इसकी मैं एक ट्री बना दूं, तो इसकी ट्री इस तरह से कुछ बनेगी। बी सी एक दूसरे के साथ हैं, दिस में बी और ये सी एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, इनको हम सिस्टर टेक्सा कह सकते हैं। और दिस विल बी ए, this like tree. So this will be a guide tree that can be obtained from distance matrix. ठीक है? Then similarly coming to the next tree,
अगर आप इसको देख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स की बेस पे आप खुद ट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ ट्री दे दूं या आपको ये मैट्रिक्स दे दूं और मैट्रिक्स के बाद आप मैट्रिक्स की बेस पे आप फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएं। ठीक है, बना सकते हैं आप लोग। मुश्किल है सर, मतलब एक ही बारी में इस तरह। डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सिंपल है। देखिए इनको अगर आप दिस वैल्यूज, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल जाएगी एल्गोरिदम्स के ज़रिए। ठीक है, इसको आपको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअली। ये डिस्टेंस मैट्रिक्स एल्गोरिदम्स हैं और वो आपको वैल्यूज़ देगी। दैन इस वैल्यू की बेस पे आप खुद ड्रा कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं आपको क्वेश्चन ही में कुछ इस तरह से दे दूँ, इस ट्री को मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से और कह दूँ कि ट्री बना दें ये वैल्यूज़ आगे पीछे करके, तो आप लोग बना सकते हैं। बना सर ये सकते हैं ट्री तो समझा बता दे दें। कैसे बनाया हुआ है। हाँ ओके ये सर। देखिए, इन वैल्यूज को देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ऐसा ही है। यस सो सर। पहले यस जो सर, गलत बात स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप हायर की तरफ जाए, दिस इज 3। 3 है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इन दोनों के दरमियान एक सिस्टर टेक्सा है, ई और ए के दरमियान। सबसे पहले आप इसको ड्रा करें। यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ, क्रॉपिंग का ऑप्शन है कोई। ओके ओके, अब इसके हिसाब से मैं ज़रा ट्री बना लेता हूँ, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सबसे क्लोज कौन कौन सा है? ई और ए हैं, राइट। सो ई और ए, व्हाट इज दिस लाइन? ओके, सर बी और सी भी तो हैं, उनके दरमियान भी तो 3 का ही डिफरेंस है। यस यस, ये मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हैं बी, ये ए हैं। लेट्स सपोज कंसिडर करिए ए हैं। यहाँ पे मुझे ड्रा करने में थोड़ा सा इट्स टेकिंग टाइम, सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ए एंड ई, ठीक है। ए ई सबसे पहले एक दूसरे के करीब हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? सी और बी। डी- सी और बी के लिए आप एक और बना दें, दिस लाइक सी और सी और किसके दरमियान है? बी के बी। दरमियान है, राइट राइट। सर इनके पहले देन सेंटर में डी नहीं बी, आएगा क्योंकि आपने एक मिनट यहाँ पे देखें। देन द थर्ड पॉइंट इज बी और डी, ई और डी। ई ऑलरेडी है आपके पास, यस, ई ऑलरेडी आपके पास है। सो ई और डी, ई के बाद यहां से आप एक ओरिजिनेट करेंगे। दिस में बी लाइक दिस, ये ई और डी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ए बी के डी, ई ऑलरेडी हमने यहाँ पर लेबल किया है, तो ई के क्लोज है, ऐसा ही है डी। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाए, बाकी सारे के सारे किसके क्लोज हैं? बाकी सारे के सारे 8 हैं। कौन सा बाकी रहा? ए ई डी बन गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया। सो और कुछ रहता है? 1 2 3 4 5, 1 2 सारे के सारे आ गए। अब हमें पता है ये सारी एक ही ट्री है, तो हम इसको इस हिसाब से इसको, नो, ये आपके पास ट्री बन गई, फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, आप क्लियर हैं? सबसे पहले फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनती है? सिस्टर टेक्सा को हम ड्रा करते हैं। ए के साथ ड्रा, ए बी ई के साथ ड्रा किया, सी बी के साथ ड्रा किया, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, जो मोस्ट सिमिलर सीक्वेंस है, इन दो में से जिसके साथ मोस्ट सिमिलर है उसके साथ लगा दिया। उसके बाद वी नो ये क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज 8 सेम हैं, तो हम एक ही लाइन ड्रा करके उनको आपस में ज्वाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं 3 कर दूँ, यहाँ पे 8 5 कर दूँ, यहाँ पे 8 कर दूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि आप खुद ट्री बना सके, बना सकेंगे? यस सर कोशिश करेंगे। दैट्स यस गुड। सर।
ओके देन यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट बाकी सारी के सारी तकरीबन मैंने इसी एक स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगेन सेकेंड इज क्रिएट गाइड ट्री। फर्स्ट के अंदर डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना, और ये डिस्टेंस मैट्रिक्स डिफरेंट एल्गोरिदम्स के जरिए कैलकुलेट होता है। इसी डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस पर हम एक ट्री बनाते हैं, जो अभी हमने ट्री बनाया था। सो ये ट्री, इस ट्री को जो फर्स्ट ट्री बनती है डिस्टेंस मैट्रिक्स से, उसे हम गाइड ट्री कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गाइड ट्री कहते हैं, गाइड ट्री। सो डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस पर हम गाइड ट्री बनाते हैं, राइट। यहाँ पे एक लफ्ज़ है डेंडोग्राम। डेंडोग्राम, और इसके नीचे मैंने लिखा हो डेंडोग्राम के बारे में। ओके, यहाँ पे मैंने बताया है डिटेल। सो जस्ट कि डेंडोग्राम हैज़ नो फालोजेनेटिक मीनिंग्स। इस फॉर्म में डेंडोग्राम का मतलब है अगर ब्रांच लेंथ सिमिलर हो। ये देखिए सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं जीन्स, सो ब्रांच लेंथ सिमिलर है। सो इसका कोई इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि डी कितने डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम कॉमन पॉइंट, कॉमन एंसेस्टर से। सिमिलरली ए और ई के दरमियान कितना डिस्टेंस है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर से, राइट। इसलिए डेंडोग्राम इज नॉट एन इंफॉर्मेटिव ट्री। देन नेक्स्ट प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। अगेन दिस इज अ थर्ड स्टेप। ये मैंने जो ड्रा किया था, पहले हमने जो मोस्ट सिमिलर जीन्स थे उनको एक टेक्सा के ऊपर रखा था, ई ए और सी बी के साथ। उसके बाद प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में क्या है? प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। व्हाट इज प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट? एनी आंसर? मुझे लगता है कि आप लोग बैकग्राउंड पीछे से बिल्कुल भी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू नहीं करते हैं, अदरवाइज आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट एंड आइटरेटिव अलाइनमेंट, दो टाइप्स के अलाइनमेंट से। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मींस, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट के अंदर प्रोग्रेसिवली मींस स्टेप वाइज एडिशन होता जाता है नेक्स्ट सीक्वेंस। सबसे पहले जो मोस्ट सिमिलर दो सीक्वेंस है उनको अलाइन करते हैं, लाइक ए और ई, बी और सी, ये मोस्ट सिमिलर सीक्वेंस है, आपस में लाइन हुआ। उसके बाद थर्ड जो सीक्वेंस है उसको हम अलाइन करते हैं इन दो में से जिससे सबसे ज़्यादा क्लोज हो। ठीक है, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। इस हिसाब से अलाइनमेंट बढ़ती जाती है स्टेप वाइज, उसे हम प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, then the common phylogenetic tree with their terminologies, you know, we have already discussed in detail कि इसका क्या मतलब है। ये टर्मिनल नोड्स हैं, ये ब्रांच लैंड्स हैं, और ये रूट हैं। ठीक है, then types of trees, there are actually this is types of trees means trees विजुअलाइजेशन। हम एक ट्री को कितने डिफरेंट तरीकों से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है या सर्कुलर फॉर्म में भी होता है, और दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट आर रिलेटेड विद सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्लेडोग्राम हमने सर ऑलरेडी डिस्कस किया। यस प्लीज। सर हमने ट्री की तो जो लैब में पढ़ी थी टाइप्स, वो तो डिफरेंस नहीं थी, सर्कुलर, रेडिएशन और रेक्टेंगुलर। इधर तो वही क्रेडोग्राम फाइलो। वही जो आपको मैं बता रहा हूँ इसमें। if we there is open any tree, अगर कोई ट्री ओपन है, यस हमारे पास ट्री ओपन है, we can look here। ओके, ये देखें दिस। ओके, इस साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज
ट्री विजुअलाइजेशन, एक ट्री है, उस ट्री के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती हैं, आप उसको सर्कुलर के फॉर्म में देखें या आप रेडिएशन फॉर्म में देखें या आप इसको रेक्टेंगुलर या सर्कुलर फॉर्म में देखें, ठीक है। बट इंफॉर्मेशन रिमेन्स सेम इन दिस कंडीशन, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर में रखें तब भी वही इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, अगर आप रेडिएशन में और रेक्टेंगुलर में रख लेते हैं तो वही इंफॉर्मेशन मिलेगा। दिस इज सेकंड ऑप्शन, ट्री टोपोलॉजी से हम कहते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्री, दिस इज अ ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी के ऊपर अगर हम चेंज करते हैं तो दैट्स विल गिव डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक अगर मैं ट्री टोपोलॉजी चेंज कर देता हूँ, दिस इज क्लेडोग्राम, ये अब क्लेडोग्राम है, देखिए ब्रांच लेंथ इक्वल है। अगर मैं ब्रांच लेंथ को यहाँ से इस फॉर्म में रखूं, ये इससे अगर मैं यहाँ से ब्रांच लेंथ को कुछ देर के लिए हाइड करूं तो दिस इज cladogram phylogenetic tree, and it's not giving any information about the evolutionary relationship of these genes, इनका आपस में evolutionary relationship के बारे में information नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कॉमन एंसेस्टर से कितना पॉइंट पर ये डाइवर्ज है, ठीक है। सो क्लेडोग्राम के बजाय फाइलोग्राम, दिस इज फाइलोग्राम, नो दिस इज क्लेडोग्राम, दिस इज फाइलोग्राम, ये देखें दिस इज फाइलोग्राम, एंड फाइलोग्राम इज गिविंग सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन फाइलोग्राम हमें दे रही है, कैसे, यू कैन चेक है, ये देखें ये ब्रांच लेंथ की बेस पर इट्स डिस्क्राइब द ब्रांच लेंथ, जो फाइलोग्राम है यहाँ पे इसके अंदर फाइलोग्राम है, ये देखिए फाइलोग्राम, फाइलोग्राम से हमें हम ये इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि कौन सा जीन कॉमन पॉइंट से, कॉमन डाइवर्जेंट पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ से हम बता सकते हैं लाइक बी को अगर आप देख रहे तो ब्रांच लेंथ ज़्यादा है, अगर सी की आप बात करते हैं तो ब्रांच लेंथ कम है, ठीक है। सो phylogram is a scaled phylogenetic tree in which branch length are proportional to the amount of evolutionary divergence। यहाँ पे मैंने इनके आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट मैंने पेस्ट किया है कि व्हाट इज क्लेडोग्राम एंड व्हाट इज फाइलोग्राम, ओके। देन द नेक्स्ट इज अल्ट्रामेट्रिक ट्री, अल्ट्रामेट्रिक ट्री के अंदर टाइम भी मेंशन होता है, अगर हम टाइम भी मेंशन करें कितना टाइम्स के हिसाब से उनकी डाइवर्जन हुई है तो उसे हम अल्ट्रामेट्रिक ट्री कहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास टाइम है, यस दिस इज टाइम स्केलिंग, ये दिया हुआ यहाँ पर, ये टाइम स्केलिंग है। सो दिस इज एन अल्ट्रामेट्रिक फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। देखिए अगर आप ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में रखते हैं तो लो इंफॉर्मेशन, अगर आप ब्रांच लेंथ आप इंसर्ट करते हैं तो दैट्स गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आप बूटस्ट्रैपिंग वैल्यू भी अगर शो करते हैं दैट्स विल गिव that will also give additional information, ये देखिए these are giving branch length information, कितनी उसकी लेंथ है, डाइवर्जेंस है, this is giving the time कि कितना टाइम के हिसाब से इनकी डाइवर्जन है, ये स्केल है। फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर खुद स्केलिंग आ जाती है, अगर आप ओके दिस इज नॉट, ठीक है। तो ये टाइम भी अगर मेंशन हो तो उसे हम अल्ट्रामेट्रिक फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है कि ये टाइम भी है, जेनेटिक चेंज भी है, ब्रांच लेंथ भी है, बूटस्ट्रैपिंग वैल्यूज भी है, ठीक है। Then this is phylogenetic tree diagram, the evolutionary relationship between the taxa we have already discussed in detail। ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकल के अंदर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे सिर्फ ये आप लोगों को इसकी मेमोराइजेशन के लिए यहाँ पे डेफिनेशन चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, ओके।
इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट क्लैड. व्हाट इज क्लैड? Group of genes or taxas originating from a common point. ठीक है. So this is another clade, another group. ये ग्रुप आपस में एक दूसरे के क्या है? सिस्टर ग्रुप हैं. ये आपस में एक दूसरे के क्या है? सिस्टर टैक्सा है. सिस्टर टैक्सा, सिस्टर ग्रुप्स. ठीक है. सो क्लेडोग्राम, अगर ये क्लेडोग्राम के फॉर्म में हो तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं. अगर आप डिस्टेंस जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है लेंथ की बेस पर, तो उसको हम फाइलोग्राम कहते हैं या एडिटिव ट्री कहते हैं. ठीक है. है इज एक्सप्लेनेशन. इनमें से कौन से किसके साथ सबसे क्लोज हैं? बी सी से सबसे क्लोज है और डी ई से सबसे क्लोज है, और ए बी से क्लोज है. सो ए बी सी आर फॉर्मिंग अ सिंगल clade and डी ई आर फॉर्मिंग another clade या another groups. So these two clades are sister clades. ठीक है. sister clade का मतलब है जो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं. Then types of mutation and alignment. Is there any question? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बी और सी है, तो ये सर सब क्लैड निकला है ना आगे से? No, itself. ये देखिए एक्चुअली इसको हम itself clad कंसिडर कर सकते हैं कि जो clad वर्ड है ना, एक्चुअली clad वर्ड इज नॉट लिमिटेड. दैट्स डिपेंड ऑन इन्वेस्टिगेटर. जो यूजर हैं वो डिसाइड करता है कि कौन सा को मैं क्या क्लैड दूं. यहाँ अभी अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री को देखते हैं तो देखते ही आपको आइडिया होता है कि ये एक ग्रुप है. ठीक है. और ये अनदर ग्रुप है. आप देखते ही पहचान लेते हैं. इसका मतलब तो ये है कि बी सी दीस आर ऑर्थो मोस्ट सिमिलर ऑर्थोलॉग्स. मोस्ट सिमिलर ऑर्थोलॉग्स. इवन ए भी ऑर्थोलॉग्स हैं, हो सकता है. But BC, these are sister taxa. Sister taxa means most similar genes. ठीक है. इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आता है सिस्टर टैक्सा के साथ में ही जो अटैचमेंट में जो जीन होता है वो सिस्टर टैक्सा से मोस्ट सिमिलर होता है. ठीक है. ठीक है. वन थिंग मोर, यहाँ पे एक मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे अपलोड किए हैं एक पेपर, रिसर्च आर्टिकल, फाइलोजेनेटिक ट्री स्टेप वाइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग अगर गो थ्रू करें तो why it's not okay. जो कुछ अभी तक हमने प्रैक्टिकली या अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा है वो सारे के सारे यहाँ पे इस रिव्यू आर्टिकल के अंदर हैं. आप लोग से गो थ्रू करें तो आपको समझ आ जाएगी आपने क्या राइट अप करना है किस क्वेश्चन के लिए. लाइक व्हाट इज द एम ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. इसका क्या एडवांटेज है. चूजिंग स्टडी ग्रुप्स. जब भी आप फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप के ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, कौन सा स्पीशीज के ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हैं. जिसे कहते हैं चूजिंग ए स्टडी ग्रुप. आप कौन से स्पीशीज को आप टारगेट बनाना चाह रहे हैं, ये डिपेंड है रिक्वायरमेंट्स की, उस टॉपिक के हिसाब से. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं कॉटन पे काम करूंगा. क्यों? क्योंकि कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिकल क्रॉप्स. इस वजह से मैंने कॉटन को चूज़ किया. कोई और रिसर्चर हो सकते हैं वो मेज प्लांट को चूज़ करें और कहें कि यस मेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एडिबल क्रॉप्स है, हमारे लिए फूड प्रोवाइड करता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज डिपेंड ऑन रिसर्चर कि रिसर्चर कौन सा स्पीशीज को सिलेक्ट करता है. ठीक है. सैम्पलिंग द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट. अब मेरा इंटरेस्ट है कॉटन के अंदर. कॉटन के अंदर भी कोई इंटरेस्ट होना चाहे किसी जैसा कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड या फाइबर क्वालिटी से रिलेटेड या क्वांटिटी से रिलेटेड. ठीक है. लाइक दिस. सो अब आप जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो 2-3 बेस पे कर सकते हैं. आप पब्लिश्ड आर्टिकल. ठीक है. अब आप सैम्पलिंग करना है. यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने स्टडी करनी है, राइट. और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हमने स्टडी करनी है या हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रहे वो. सैम्पलिंग द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट. अब आपने सेलेक्ट किया कि हम कॉटन के ऊपर
करेंगे और उसमें से भी हम कॉटन के अंदर रेजिस्टेंट जीन्स के ऊपर करना चाह रहे हैं। सो उसकी सैम्पलिंग कैसे करेंगे? सैम्पलिंग ये फर्स्ट थिंग ये कि आप पब्लिश्ड आर्टिकल से ले सकते हैं, ठीक है, पब्लिश्ड आर्टिकल, क्योंकि आपसे पहले भी किसी ने काम किया होगा जो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ही हो सकता है। लाइक रेजिस्टेंट जीन्स का अगर मैं कॉटन के अंदर स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो अगर किसी ने कॉटन में अभी तक स्टडी नहीं किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और प्लांट में भी नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली पॉसिबल है कि अरेबिडोप्सिस में अगर रेजिस्टेंट जीन्स स्टडी हो, या मेज में हो, या किसी राइस में हो, दैट्स मे बी। सो फर्स्ट थिंग इज पब्लिश्ड सीक्वेंस। आप पब्लिश्ड सीक्वेंस या पब्लिश्ड आर्टिकल से आप ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये है हम एनसीबीआई से लेते हैं, जो हमने लिया था। कैसे? हमने अरेबिडोप्सिस से सीक्वेंस लिया और उसको हमने ब्लास्ट किया, एनसीबीआई के ऊपर ब्लास्ट किए, और उससे सिमिलर हमने क्या किया, गोसिपियम हिरसुटम के अंदर हमने जीन फाइंड किया, राइट। दैट्स द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप सीक्वेंस रिट्रीवल, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने ब्लास्ट किया, ब्लास्ट के पास हमारे पास जीन आईडीज आ गई, उन आईडीज के हमने सीक्वेंस रिट्रीव किया है, ठीक है। सीक्वेंस में भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यहाँ पे सीक्वेंस के बाद उन्होंने बताया कि सीक्वेंस में भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये आपकी मर्जी है, आप उसमें से कौन सा लेना चाह रहे हैं, राइट। अगर आप फंक्शन के हिसाब से कंजर्वेटिव या चेक करना चाह रहे हैं सिमिलरिटी, सो अमाइनो एसिड इज अ गुड रेजिड्यूज या गुड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियोटाइड चेंजेस भी आ जाए, बट कुछ ऐसे चेंजेस होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड में होता है बट अमाइनो एसिड में चेंजेस नहीं होता, जिसे हम सिनोनिमस म्यूटेशन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आता है बट अमाइनो एसिड रिमेन सेम, इसका मतलब है फंक्शनली सेम है, ठीक है। देन अलाइनमेंट, we have performed different alignment, pairwise alignment, multiple sequence alignment, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं। आप डिफरेंट टूल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा कि ये हम methods of analysis, okay this is something different, okay alignment में इन्होंने यहाँ पे I think होना तो चाहिए, but okay ये एक्चुअली दिस पेपर वाज पब्लिश इन 2006। तो बहुत सारे ऐसे अलाइनमेंट टूल्स है जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है, लाइक फाइलोजेनी के ऊपर अगर आप जाते हैं, you can check here there are multiple types of alignment tools here, muscles, t coffee, cluster w and propcons. These are multiple sequence alignment. So the paper was published in 2006। इस वजह से यहाँ पे कुछ के इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो लेटेस्ट है, राइट। बट हम इन सब में से ऑलमोस्ट इन ये डिफरेंट टूल्स हैं मल्टीपल अलाइनमेंट, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर टूल की अपनी खसूसियात हैं, अगर वो लार्जर हैं या लार्ज डेटा को डील कर रहे हैं आप, या स्मॉल डेटा को डील कर रहे हैं। स्मॉल के लिए टी कॉफ़ी बेस्ट हैं, लार्ज के लिए या मीडियम डेटा के लिए मसल बेस्ट हैं, और क्लस्टर डब्ल्यू बी मीडियम डेटा के लिए बेस्ट है, ठीक है। दैन अलाइनमेंट के बाद क्या है, हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, राइट। अब फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ये फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस के लिए डिफरेंट मेथड हैं, और जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं वो ये हैं आपके पास, डिस्टेंस बेस्ड, पार्सिमनी एंड लाइक्लीहुड। अगर आप इसके अंदर देखते हैं, वेयर इज दिस, ये दिस इज मेगा टूल के अंदर सारे के सारे हैं। अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं, यू कैन चेक है, दिस इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो करैक्टर बेस्ड है, दिस नाइबर जॉइनिंग मेथड जो कि डिस्टेंस बेस पर है, और मिनिमम इवोल्यूशन भी अगेन आई थिंक, और ये 2-3 पार्सिमनी जो अभी हमने बात की कि पार्सिमनी क्या है, वो भी डिस्टेंस की बेस पर है। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स फॉर फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस, ठीक है।
हर एक की अपनी खुसूसियात हैं। डिस्टेंस मैट्रिक्स सबसे पहले डिज़ाइन किया गया जिसमें फाइलोजेनेटिक ट्री सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मैट्रिक्स की बेस पे बनती है। लाइक ये हमारे पास जो ट्री बनी थी, ये ट्री सिंगल यही ट्री होगी। इसके अंदर जो डिस्टेंस मेथड के अंदर जो ट्री बनती है वो सिर्फ इस डिस्टेंस वैल्यू की बेस पे बनती है। इससे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आता कि कौन सा पॉइंट कॉमन पॉइंट है, कौन सा सिमिलर रेजिड्यूज हैं, या कौन से रीजन्स कॉमन है। इस मैट्रिक्स की बेस पे हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, राइट। इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए, कुछ नेक्स्ट ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो हमें ये भी बता दें कि अगर ये ए और ई एक साथ हैं तो इन सब का कौन सा रीजन कॉमन है या सिमिलर है। देन सेकंड इज पार्सिमनी। पार्सिमनी के अंदर कुछ एडिशन इस तरह से हुई है कि उन्होंने शेयर्ड करेक्टर्स की बेस पे बनता है। सिर्फ जो आप अलाइनमेंट हम करते हैं, अलाइनमेंट के बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस की बेस पर ट्री बनती हैं, उसे हम पार्सिमनी ट्री कहते हैं सिंपली। इसके बाद है नेक्स्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड, दैट्स मोस्ट एडवांस टूल। ये मोस्ट एडवांस मेथड है एज कम्पेरेटिव टू अदर्स। बाकियों के मुकाबले में लाइक्लीहुड यहाँ पे है, बट नाउ इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर इसकी खुसूसियत ये हैं, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू को भी इंक्लूड करता है। डिस्टेंस मैट्रिक्स, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू मींस एक अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उस जगह के ऊपर अगर रिप्लेस हुआ है तो उसकी रिप्लेसमेंट में क्या प्रोबेबिलिटी है किसी नेक्स्ट रेजिड्यू के साथ। या इसको डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से रीड करके मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ अगर कोई फिगर हो जो एक्सप्लेन कर सके हमें। दिस लाइक बैकग्राउंड में एक कैलकुलेशन होती है, बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो यहाँ से पढ़े तो बस जस्ट आपको ये आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर इन कंट्रास्ट टू पार्सिमनी, maximum likelihood analysis compute the probability data set that fit a tree derived from the data set given a specified model of sequence evolution। जो लाइवलीहुड के अंदर एडिटिव चीज है दैट्स इज द मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। इवोल्यूशनरी मॉडल सिलेक्शन जो लाइवलीहुड के अंदर इंक्लूड है, लेकिन ये मॉडल एब्सेंट है पार्सिमनी एंड डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट एक्यूरेट फाइलोजेनेटिक ट्री। सर पार्सिमनी एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? पार्सिमनी एंड डिस्टेंस के अंदर जो ट्री बनती है वो सिर्फ मैट्रिक्स की बेस पे बनती है, मैट्रिक्स वैल्यूज की बेस पे, ठीक है। और पार्सिमनी के अंदर आपके सीक्वेंस की बेस पे बनती है, सिर्फ सीक्वेंस के अंदर जो करैक्टर के सिमिलर हैं या डिफरेंस है उसकी बेस पे बनती है। या सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हैं, आप अलाइनमेंट करते हैं तो जो दो सीन जिसके करीब आता है उसी हिसाब से ये ट्री बनती है इसकी, ठीक है। और मैट्रिक्स इज समथिंग डिफरेंट, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। इसके अंदर हम इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो शेयर्ड करेक्टर्स की बेस पे है कि दो सीक्वेंस के अंदर कितने रेजिड्यू सिमिलर हैं उसकी बेस पे है, ठीक है। जबकि इसके अंदर इवोल्यूशनरी मॉडल्स को भी इंक्लूड करते हैं। इवोल्यूशनरी मॉडल के में बहुत सारे मॉडल्स हैं और हर मॉडल की अपनी एक खसूसियात हैं। इवोल्यूशनरी मॉडल का मतलब ये है कि हाँ, उस मॉडल के ज़रिए सीक्वेंस में जो चेंजेस आई है उसके बारे में ये बताती है कि ये कितने टाइम के हिसाब से इसमें चेंजेस आई है,
या इससे पहले कौन कौन से रेजिड्यूज के अंदर चेंजेस हो के फाइनल हमारे पास ये करंट जो सीक्वेंस है वो है। इस तरह के बैकग्राउंड में इवोल्यूशनरी मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यस सर, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मॉडल क्या है। अगर हम मॉडल पढ़ना शुरू करें तो दैट विल बी इटसेल्फ ए कंप्लीट लेक्चर की इवोल्यूशनरी मॉडल्स में जो कॉमन मॉडल्स हैं, कॉमन मॉडल है मॉडल टेस्ट। अब तो खैर बहुत सारे मॉडल्स हैं, लाइक अगर हम यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मॉडल्स, ये देखें, दीज आर मॉडल्स। ये इतने सारे मॉडल्स हैं अब। ठीक है, दैट पेपर वाज पब्लिश इन 2006। उस टाइम पे सिर्फ 2 ही मॉडल्स थे, मॉडल टेस्ट एंड मिस्टर मॉडल टेस्ट। बट नाउ दिस इज 2020 एंड देयर आर मैनी मॉडल्स। ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इन्हीं मॉडल की वजह से फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर चेंजेस आती है कि कौन से जीन को हमने किस जगह पे रखना है, वो इस मॉडल की बेस पे होता है। राइट, सो जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो यहाँ से मॉडल हम सेट करते हैं, और ये JTT मॉडल सबसे कॉमन मॉडल है जो डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। बहुत सारे, अगर आप सिर्फ आपका पर्पस सिर्फ जो एक ट्री बना के उसमें देखना हो, एडिशनल अगर हम मॉडल इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ इसके अंदर इसी से ट्री बनती है। और ये इससे हमारे पास जो ट्री बनी है वो ये है। ठीक है, सो मॉडल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूटिंग ट्री एंड अनरूटिंग ट्री। रूटिंग ट्री और रूटेड ट्री या अनरूटेड ट्री में क्या फ़र्क है? रूटेड ट्री का मतलब ये है कि आप इवोल्यूशनरी जो पाथवे हैं, इवोल्यूशनरी पाथवे मीन्स कौन सा ऑर्गेनिजम्स रूट पे हैं और उसके बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट है, इस हिसाब से एक आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि कॉमन एंसेस्टर कौन सा है रूटिंग ट्री के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हैं, ये देखें, अनरूटेड ट्री, दिस इज अनरूटेड ट्री और दिस इज रूटेड ट्री। इस रूटेड ट्री के अंदर ये लास्ट में एक थोड़ा सा लाइन शो होता है, ये चीज़ हमें बताती है कि ये रूटेड है। हम, इसका मतलब है कि ये पॉइंट, दिस इज कॉमन एंसेस्टर, ये कॉमन एंसेस्टर हैं और यहीं से सारे के सारे ओरिजिनेट हुआ है। दिस इज रूटेड ट्री। दिस इज अनरूटेड ट्री, इसके अंदर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, जस्ट हम ये कह सकते हैं यस दीज आर ओरिजिनेटिंग यस। इसके बजाय हम इसके ऊपर सेट करें तो ये भी इसी फॉर्म में बनेगा, ये भी इसी फॉर्म में। हम इन पॉइंट्स में से ये 1 2 3 4 हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपका कॉमन इंसेस्टर है। ठीक है, सो रूटेड ट्री में हमारे पास जो कॉमन इंसेस्टर है उसका भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है और अनरूटेड ट्री में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, और देन उसके बाद नेक्स्ट एंड दिस इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ये देखिए करेक्ट, ये जो अलाइंड रीजन है सिमिलर कलर्स हैं, दैट्स गिविंग दैट्स आर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन रेजिड्यूज। हाउ टू बिल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री, कैसे बनाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री? ये जो प्रैक्टिकल सेशन किया है वो ये हैं। देखें, हमने NCBI से सीक्वेंस लिया है, उसके बाद उनको हमने सेव किया टैक्स के अंदर। ठीक है, या आप डिफरेंट डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस रिट्रीव करने के लिए। उसके बाद टैक्स लिया है, उस टैक्स को आपने फास्टा में कन्वर्ट किया। ये जो जो स्टेप्स आपने यूज़ किया है आप उसको अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ यही हो। अगर आपसे कह दे कि हाउ टू बिल्ड ए फाइलोजेनेटिक ट्री, सो आपको जो जो स्टेप्स हैं NCBI से लेकर वो स्टेप वाइज लिखना होगा कि
हमने सबसे पहले जीन कीवर्ड लिया है, एक्वापुरिन लिया है, या आपने AP2RF लिया है, उसके बाद उसको हमने जैन बैंक में सर्च किया या प्रोटीन में सर्च किया, प्रोटीन के बाद हमने रेबडोप्सिस से उसका सीक्वेंस लिया, वो सीक्वेंस को हमने ब्लास्ट किया है हिरसुटम के अंदर, वहाँ से 5-6 सीक्वेंसेस मिला, उन सीक्वेंसेस को हमने अलाइन किया है। अलाइनमेंट हमने मसल्स के ज़रिए किया या क्लस्टर के ज़रिए किया। उस अलाइन फाइल को हमने मेगा के अंदर ओपन किया और मेगा में हमने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाई। फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनाई? मैक्सिमम लाइक्लीहुड के साथ बनाई, या आपने नाइबर जॉइनिंग यूज़ किया है या दूसरे मॉडल्स यूज़ किया है। ठीक है, दिस इज़ प्रैक्टिकल सेशन। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल सेशन है जो ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं। ये यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है कि टूल्स हैं, आई थिंक दीज आर टूल्स डिफरेंट। इन टूल्स की आपको ज़रूरत नहीं, जो न्यू टूल्स हैं। क्लस्टर डब्ल्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लस्टर डब्ल्यू के ज़रिए अलाइन। नेक्सस, दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, नेक्सस फॉर्मेट, फाइली फॉर्मेट, फास्टा फॉर्मेट, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। Then so almost we have completed the phylogenetic tree step wise। अब हम स्लाइड की तरफ आते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लियर किया है। ये हमने डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद हैं, ये हमने पढ़ लिया है सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस के अंदर इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है आपको। सो अलाइनमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं? मेनली 2 चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन, कौन सा बेस किस बेस के साथ रिप्लेस हुआ है, और इंडल इंसर्शन। इंडल इंसर्शन मींस कहाँ पर इंसर्शन हुई है या कहाँ पे डिलीशन हुई है, राइट। ये 2 चीज़ें हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के ज़रिए हम बता सकते हैं। इसमें जो हम नहीं बता सकते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के ज़रिए, वो ये हैं कि कौन सा डोमेन, लाइक अगर हम चले इसको मेरे ख्याल से छोड़ दें, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, अगेन सेम थिंग, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मॉडल्स जो अभी हमने बात की थी, यहाँ पे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये मेथड्स के अंदर ही मॉडल्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट। और सो मोस्ट कॉमन मॉडल्स 5 ml के अंदर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड के अंदर मॉडल टेस्ट और मिस्टर मॉडल टेस्ट है। दैट वाज इन 2006। बट अब हमारे पास मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये मॉडल अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, जो सबसे कॉमन अब मॉडल है दैट इज JTT। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड भी यूज़ करते हैं, या आप JTT, एक ये मॉडल है जो अब करंटली सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब 2 मेन मॉडल्स हैं इन सब में, यहाँ पे 2 का नाम लिया है, बट ये मॉडल एक्चुअली मॉडल्स के अंदर डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट बैकग्राउंड में वैल्यूज कौन करता है, लाइक बाइस्ड एंड रैंडम। जो भी मॉडल्स है उनकी बेस्ड इन दोनों में से एक पर होता है, बाइस्ड एंड रैंडम। बाइस्ड मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड या एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है दूसरे के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि ये मोस्टली फ्रीक्वेंटली ये दोनों में आपस में चेंज होता है। रैंडम में कहते हैं कि हो सकते हैं एक किसी में के अंदर भी चेंज हो सकता है। लाइक अगर हम DNA की बात करते हैं तो देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स, A can be changed into any
other three, like A can be changed into T, A can be changed into C, or A can be changed into G. इसको हम कहते हैं रैंडम। अब आप यहाँ पे देखिए जॉक्स एंड कैंटर मॉडल, जॉक कैंटर मॉडल की अगर आप बात करते हैं दैट इज रैंडम। इस मॉडल के अंदर ये मेंशन है कि जो न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है वो रैंडम है, वो पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ए अगर सी के साथ चेंज हो जाए तब भी ये -1 वैल्यू देता है, अगर ए डी जी के साथ चेंज हो जाए तब भी -1। मींस कोई भी रिप्लेसमेंट हो तो उसे -1 ही वैल्यू देता है। इसका मतलब है ये रैंडमनेस है। इन्होंने बताया कि ये रैंडम है, इसके अंदर कोई हम प्रेफर नहीं करते हैं। बट इसके अपोजिट में एक और है जो किमोरा मॉडल है, दैट इज लिटिल बिट एडवांस मॉडल। इस मॉडल के अंदर उन्होंने बताया नो दैट्स नॉट रैंडम। यहाँ पे ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन का कंसेप्ट है जो किमोरा मॉडल ने पेश किया है कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, अगर ए जी के साथ रिप्लेस हो तो -1 हो सकता है, और ए अगर सी के साथ रिप्लेस हो तो -2 वैल्यू हो सकता है। उन्होंने ये हिसाब से बताया। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने इस मॉडल के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंटली होता है, ए जी के साथ मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेंजेस होता रहता है, और सी टी के साथ चेंज होता रहता है बार बार। ए सी के साथ और जी टी के साथ या ए टी के साथ इनकी चेंजेस हमने कम देखी है, ऑब्जर्व किया है। जो ऑब्जर्वेशन है, जितने भी अभी तक सीक्वेंसेस अवेलेबल है उनको अलाइन करने के बाद इन्होंने एक थ्योरी पेश की कि ए और जी या प्यूरिन प्यूरिन के साथ रिप्लेसमेंट होती है मोस्टली, और पायरिमिडिन पायरिमिडिन के साथ मोस्टली रिप्लेसमेंट होती है। सो इनकी रिप्लेसमेंट को माइनस के हिसाब से वैल्यू कम देंगे, और इनकी रिप्लेसमेंट को प्यूरिन अगर पायरिमिडिन में चेंज हो जाए तो दैट्स में बी ए ह्यूज नेगेटिव मार्क, नेगेटिव वैल्यू। सो उन्होंने एक नेगेटिव वैल्यू सेट किया है। प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ रिप्लेस हो तो हम माइनस वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये अनफ्रीक्वेंट है। ये दो आपस में चेंज होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। ये आपस में जो चेंज होता है इनकी चेंजेस बहुत रियरली चेंजेस होता है जो अभी तक हमने सीक्वेंसेस में देखा है, राइट। इस वजह से इन्होंने ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन का कंसेप्ट पेश किया है किमोरा ने। सो इनके मुताबिक ट्रांजिशंस आर मोर फ्रीक्वेंट, अगेन वही बात, similar amino acids or similar uh, nucleotides replace more frequently rather than different nucleotides or different residues. And conserved sequence, यहाँ पे एक word है conserved sequence. What is conserved sequence? You know conserved sequence जो throughout evolution या selection अगर सीक्वेंस मेंटेन रहे तो उसे हम कंजर्व्ड सीक्वेंस कहते हैं, या कंजर्व्ड डोमेन, या कंजर्व्ड मोटिफ, या कंजर्व्ड रीजन। ठीक है। देन here is synonymous versus non synonymous mutation. ओके, फिगर की तरफ जाने से पहले एक दफा आप ये डेफिनेशन पढ़ें। सिनोनिमस म्यूटेशन is the types of mutation. Mutation are substitution of DNA base pairs that do not result in change of amino acid sequence, and this type of mutation is known as silent mutation. Now come to this figure. Synonymous substitution or synonymous mutation. If there is any change in the DNA sequence that will not affect on the protein sequence, this type of mutation is known as synonymous mutation. Like this, अगर देखें UUA is coding leucine, A is replaced with G, but again coding this codon is also coding leucine. इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। मींस डीएनए के अंदर तो चेंजेस हैं, या कोडिंग रीजन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर तो रिप्लेसमेंट है, म्यूटेशन है, बट
that's not affecting on the amino acid sequence. It means that's not affecting on function of protein. In other words, ठीक है? So हम ये कह सकते हैं कि ये म्यूटेशंस इनको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं. बट सिमिलरली अगर आप इसमें देख लेते हैं ACU is coding threonine and U is replaced with A, but again this codon is also coding same amino acid. Similarly, UUA is coding leucine again. If U is replaced with C, then again this codon is coding for same amino acids. How many total number of codons are there? How many number of codons are there? 3 sir. 21 sir. Number of codons की मैं बात कर रहा हूँ. 64 sir. There are 64 number of codons. Yes, so There 64 are total codon. of 64, and out of 64, how many codons are stop codons? Sir, कितने 3 codons sir. में से 3. 3 stop codons हैं और बाकी 63 coding codon है, right? And how many number of amino acids are there? 20. Yes, 20. 20. It means if number of amino acids is 20 and the number of codon is 61, it means more than one codon is coding single amino acid, right? एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है. यस, ये देखें UUA ल्यूसीन को कोड करता है, UUG अगेन ल्यूसीन को कोड करता है. सिमिलरली UUA CUA, even these are different codons but coding single amino acids. So this type of change that are not changing the amino acids are known as synonymous mutation. Then in contrast to synonymous mutations, the second term is non-synonymous. Exactly opposite है. अगर ऐसे mutations जो DNA के अंदर या कोडिंग सीक्वेंस के अंदर ऐसा म्यूटेशन जो आपके अमाइनो एसिड को चेंज कर दे, उस टाइप के म्यूटेशंस को हम नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल UUA इज कोडिंग ल्यूसिन. अगर यहाँ पर AC के साथ रिप्लेस हो तो ये फिनाइल एलानिन को कोड करता है. ऊपर देखें AG के साथ रिप्लेस हुआ था बट ल्यूसिन अगेन ल्यूसिन था. But in this case, A अगर C के साथ replace हो तो amino acid will change. That is another amino acid. Similarly, UGG that's coding for tryptophan. If G is replaced with A, then this codon will code for stop codon. ठीक है? And this will be stop codon, so definitely it will stop translation. Similarly, अगर GGA के साथ हैं, that's coding for glycine, and if G is replaced with A, then AGA, this is coding with arginine. So the amino acid is changing from glycine to arginine. Definitely in this case, the function of protein will be changed. ऐसा ही है. So इसको हम नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन कहते हैं, right? Yes, sir. Then here is the ratio of non-synonymous and synonymous mutation. हम अगर प्रेशर इवोल्यूशनरी प्रेशर को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इनको कंपेयर करना होगा कि सिनोनिमस म्यूटेशन कितना है और नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन कितने हैं, और उन दोनों का हम रेशो फाइंड करते हैं. उसके बाद एक वैल्यू सेट किया हुआ है. अगर रेशो 1 हो इसका मतलब है न्यूट्रल सिलेक्शन है. दैट्स नॉट इफेक्टिंग या जो उसके बाद कोई सीवियर इफेक्ट नहीं है इंडिविजुअल्स के ऊपर. अगर उसकी वैल्यू
greater than ones है, that is affecting positive selection. Positive selection means that's providing fitness to the individual. ठीक है, that is beneficial to the individual. If value is smaller than 1, then it is also known as negative selection or purifying selection. Negative selection में क्या होता है, that will affect negatively on the individual, that may be lethal. इसकी वजह से पॉसिबल है कि इंडिविजुअल सरवाइव न करें, या अगर खुद सरवाइव करें तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर वो ऑफ स्प्रिंग उससे कोई वो इनफर्टाइल हो सकता है, ताकि ये जो नेगेटिव सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाए इन्वायरमेंट से। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन के दौरान इनकी बेस पर ऑर्गेनिज्म की सिलेक्शन होती है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो वो सिलेक्शन होगा, अगर उनकी प्यूरिफाइंग या नेगेटिव है तो फिर जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स रिमूव होगा फ्रॉम इन्वायरमेंट से। ठीक है, then this is again same thing. Most non-synonymous mutation would be expected to be eliminated by the purifying selection, but under certain condition, Darwinian selection may lead to their retention. अब हमने कहा कि जो मोस्टली जो नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस हैं वो मोस्टली ख़त्म हो जाता है, बट सर्टेन कंडीशंस के अंदर, सर्टेन कंडीशंस मींस कुछ ऐसे कंडीशन है, अगर स्ट्रेस के अंदर अगर नॉन सिनोनिमस चेंजेस हैं तो पॉसिबल है अगर वो नॉन सिनोनिमस पॉजिटिवली इफेक्टिंग, देन दैट्स विल रिटेन इन द होल ऑर्गेनिज्म। अगर नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन अगर प्यूरिफाइंग या नेगेटिव सिलेक्शन है तो then definitely it may be removed from the environment, because you know according to Darwin selection, organisms that are better adapted to their environment tends to survive longer and transmit more of their characters to the succeeding generation than to those that are less well adapted. Again यही चीज हमने ऊपर डिस्कस की है। Identifying selection, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, Yes, sir. I think this is enough for today lecture, so thank you so much for your concentration. So we are closing this meeting. Please join again for your attendance.